हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अतुल कुमार। मैं जीएस पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको पढ़ाएंगे ग्रामर। ठीक है, तो ग्रामर हम कुछ इस प्रकार से पढ़ाएंगे कि आपको साथ ही साथ में याद भी होता चला जाए। ठीक है, तो हम बिल्कुल शून्य से मतलब शून्य से शिखर की ओर लेकर चलेंगे आपको। तो चलो आइए स्टार्ट करते हैं ग्रामर। तो ग्रामर को हिंदी में कहते हैं व्याकरण। क्या कहते हैं? व्याकरण। ठीक है, तो क्या है व्याकरण की परिभाषा? आइए समझते हैं। तो कहते हैं कि व्याकरण वह विद्या है जिसके माध्यम से किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना, बोलना आदि सीखा जाता है। तो बेटा हम कोई सी भाषा सीखते हैं तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना पड़ता है? व्याकरण। तो देखो, एक विषय अलग होता है और भाषा अलग चीज़ होती है। विषय अलग होता है और भाषा अलग चीज़ होती है। देखो, हम आपको अंतर करके बताते हैं। जैसे हिंदी है तो हिंदी क्या है? आपकी भाषा है। ठीक है, अंग्रेजी है तो अंग्रेजी क्या है? आपकी भाषा है। ठीक है, ऐसे उर्दू है तो उर्दू क्या है? आपकी भाषा है। संस्कृत है, आपकी क्या है? भाषा है। अब यहीं किसी परिप्रेक्ष्य में मैं लिख दूं गणित, तो गणित क्या है? गणित आपका विषय है। हमने लिख दिया विज्ञान, ये क्या है? आपका विषय है। हम लिख दिए कला, ये क्या है? आपका विषय है। हम लिख दिए सामाजिक विज्ञान, ये क्या लिख दिया? आपका विषय है। तो ये समझ लें आप कि जो विषय होता है, ठीक है, विषय का ग्रामर नहीं होता है। ग्रामर किसका होता है? भाषा का होता है। किसका होता है? भाषा का। तो हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि ग्रामर किसे कहते हैं या व्याकरण किसे कहते हैं। तो कहते हैं व्याकरण वह विद्या है जिसके माध्यम से किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना, बोलना आदि सीखा जाता है। ठीक है, जैसे व्याकरण वह विद्या है जिसके माध्यम से किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना, बोलना आदि सीखा जाता है। सीखा जाता है। ठीक है, तो व्याकरण वह विद्या है जिसके माध्यम से किसी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, बोलना, लिखना आदि सीखा जाता है। तो कहने का मतलब ये होता है, देखो सबसे पहले इसमें एक शब्द आता है भाषा। हम कोई भी भाषा सही, जैसे हम हिंदी सीखना है तो आपको हिंदी का व्याकरण पढ़ना पड़ेगा। यदि आपको अंग्रेजी सीखना है तो अंग्रेजी का व्याकरण पढ़ना पड़ेगा आपको। यदि आपको उर्दू पढ़ना है तो उर्दू का व्याकरण होगा। यदि आपको फारसी पढ़ना है तो फारसी का व्याकरण होगा। दुनिया में बहुत सारी भाषाएं हैं, कम से कम 22 भाषाएं। हमारे संविधान की अनुसूची 8 में 22 भाषाओं को जिक्र किया गया है। ठीक है, तो जितनी भी भाषाएं उनका अपना अपना क्या होता है? व्याकरण होता है। यदि हमें किसी भाषा पे कमांड बना के रखना है तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है? उस भाषा का व्याकरण अच्छे से आना चाहिए। यदि आपको किसी भी भाषा का व्याकरण अच्छे से आता है, ठीक है, तो आपकी उस भाषा पे खुद ब खुद कमांड बन जाएगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा किसे कहते हैं? कहते हैं भाषा। भाषा, तो भाषा किसे कहते हैं? कहते हैं भावों एवं विचारों को, भावों एवं विचारों को व्यक्त करने की कला को हम भाषा कहते हैं। कि भावों एवं विचारों को व्यक्त करने की कला को हम भाषा कहते हैं। भाषा किसे कहते हैं? भावों एवं विचारों को व्यक्त करने की कला को हम भाषा कहते हैं। ठीक है, तो भाषा मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। भाषा क्या प्रकार होंगे? मुख्यतः 4 प्रकार की। आपने पढ़े होंगे 3 प्रकार की, हो सकता है किसी ने 5 प्रकार की बताई हो, लेकिन मेरे हिसाब से जो मैंने पढ़ा है उसमें क्या होता है? भाषा मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। आइए देखते समझाते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है? लिखित भाषा। एक भाषा कौन सी होती है? लिखित भाषा। लिखित भाषा। ठीक है, नंबर 2 एक होती है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा।
एक होती है सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा, और नंबर 4 एक होती है शारीरिक भाषा, शारीरिक भाषा। ठीक है, तो ये मुख्यतः 4 प्रकार की भाषाएं होती हैं। लिखित भाषा किसे कहते हैं? जैसे आपने किसी को पत्र लिख के दे दिया, जैसे आप लिखते हैं स्कूल में, सेवा में श्रीमान जी प्रधानाध्यापक महोदय, ठीक है, तो ये क्या है? आपकी लिखित भाषा है। ठीक है, मौखिक भाषा कौन सी होती है? मौखिक भाषा उसे कहते हैं जो आप बोलकर, ठीक है, अपने विचार व्यक्त करते हैं। जैसे किसी की आप स्पीच सुनते हैं, या कोई भाषण दे रहा होता है उसे आप सुनते हैं, या किसी की बातों को आप बहुत गौर से सुनते हैं, वो भाषा कौन सी होती है? ठीक है, तो मौखिक भाषा। सांकेतिक भाषा होती है इशारों वाली। जैसे जम्मू कश्मीर के दर है, आपने कभी उत्तर में, भारत के उत्तर साइड में क्या है? जम्मू कश्मीर। दक्षिण में क्या है? आपने केरल, तमिलनाडु। ठीक है, तो जो इशारों वाली भाषा होती है वो कौन सी भाषा होती है? सांकेतिक भाषा। ठीक है, और शारीरिक भाषा वो होती है जो व्यक्ति की शारीरिक भाषा, कहते हैं बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, कहने का मतलब होता है शारीरिक भाषा से अनुमान लगा सकते हैं। जैसे आप कभी बच्चे रहे होंगे तो आपको कभी टीचर ने स्कूल में डांटा होगा, तो आपके डर के होने के लॉस आंटी के डर है, आप डर के मारे थोड़े थरथराने लगते हैं, तो क्या आप काम, वो कौन सी भाषा होती है? आपकी शारीरिक भाषा। जैसे चोर होते हैं, चोरी कर लेंगे, इधर लाओ पकड़ के से, तो वो क्या थोड़ा डरता डरता हुआ सामने आएगा। ठीक है, तो वो क्या हो जाती है? कौन सी भाषा हो जाती है? मतलब शारीरिक भाषा। तो भाषा मुख्यतः क्या प्रकार की होती है? 4 प्रकार की, लेकिन हम पढ़ने में हमेशा यूज करते हैं भाषा 3 प्रकार की। ठीक है, अब जैसे एक शारीरिक भाषा, ऐसे मनोवैज्ञानिक की भाषा होती है। कुछ मनोवैज्ञानिक व्यक्ति होते हैं जो आपके मन में विचार चल रहे होते हैं, उनको भी आपको पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो कोई आपको 4 प्रकार की बताएगा, कोई 5 प्रकार की बताएगा, कोई 3 प्रकार की बताएगा। बस आपको याद रखना है कि भाषा क्या प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। यदि कोई आपसे और जुड़वाए या कम करवाए तो कर दो, कौन सा बहस करना है। ठीक है, तो बस आपको इतना समझ में रखना है। ठीक है, तो आप भाषा समझ गए। तो अब समझते हैं कि भाषा की शुरुआत, अगर हम किसी भी भाषा को अच्छे से सीखना है तो हमें क्या सीखना पड़ेगा? पहले ग्रामर, मतलब उस भाषा का व्याकरण सीखना पड़ेगा। क्या पड़ेगा? व्याकरण। अब हम यहाँ पे समझते हैं कि भाषा, जैसे कोई भी भाषा सही, यदि आपको कोई भाषा अच्छे से समझना है तो आपको क्या करना होगा? सबसे पहले उसका अक्षर का ज्ञान करना होगा। जैसे एक होती है फूल की माला, आपने देखा होगा, एक फूल की माला है, जैसे मान लो ये माला है, ठीक है, और इसमें क्या फूल पड़े हुए हैं, मतलब फूल पड़े हुए हैं, ये क्या होगी? फूल की माला। ठीक है, फूल की माला, तो इसे क्या कहेंगे हम? फूल माला। अब मान लो ये फूल नहीं है, मोती हैं, तो आप क्या कहोगे इसे? मोती की माला। ऐसी होती है एक वर्णमाला। अक्षर को हम क्या कहते हैं? वर्ण। क्या कहते हैं? वर्ण। ठीक है, वर्ण कहते हैं अक्षर को। चाहे तो आप अक्षर बोल दो, ठीक है, अक्षर, या कुछ लोग बोलते हैं वर्ण। क्या? वर्ण। तो वर्णमाला क्या होती है? वर्णमाला। वर्णमाला में क्या होता है कि वर्ण प्रयोगी होते हैं, उसमें वर्ण पड़े होते हैं। चाहिए, जैसे आपको सिखाया जाता है छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटी, बड़ी। आप हिंदी सीखते हैं, अंग्रेजी सीखते हैं आप, तो ABCDEFG ऐसे पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो उनका अपना अपना एक क्रमांक है और उनका अपना अपना एक महत्व, कि पहले ए क्यों आएगा, बी पढ़ाया जाता है। हो सकता है पहले आपको बी पढ़ाया जाता, उसके बाद ए पढ़ाया जाता। ठीक है, तो क्या है, आइए समझते हैं। तो यदि आपको हिंदी भाषा सीखनी है, ठीक है, अगर हिंदी भाषा सीखनी है, ठीक है, हिंदी भाषा सीखनी है, तो भाषा की इकाई आपकी कौन सी हो जाएगी? अक्षर। ठीक है, अगर ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, अब जैसे आपको भाषा सीखनी है, अब भाषा आपको अगर हिंदी सीखनी है, ठीक है, तो हिंदी के अक्षर सीखेंगे आप। अंग्रेजी सीखनी है तो अंग्रेजी के अक्षर सीखेंगे आप। ठीक है, जैसे हिंदी के अक्षर जैसे आपको सीखना है तो आप पढ़ेंगे छोटा क्या होता है, बड़ा क्या होता है, इसे जानेंगे। फिर का है, खा है, इसको आप समझेंगे। अंग्रेजी सीखना है तो आपको पता होना चाहिए ए क्या होता है, बी क्या होता है, सी। जिसको आज अंग्रेजी अच्छी आती है, मतलब जिसको आज अंग्रेजी अच्छी आती है, तो उसने सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करा होगा? जब भी वो NCKG में पढ़ने गया होगा तो क्या पढ़ा होगा? ABCD पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा? ठीक है, ऐसे किसी को अगर हिंदी भाषा अच्छी आती है तो उसने पहले छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, बड़ो, जो भी पढ़ा हो, ठीक है, तो ये सब पढ़ा होगा। ठीक है, तो आप समझ गए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? अक्षर होती है। और अक्षर के योग से क्या बनता है? शब्द बनता है। अक्षर के योग से क्या बनता है? शब्द। जैसे आप हिंदी में सीखना है तो का प्लस माँ, जैसे का प्लस माँ प्लस ला, इनको जोड़ दिया, क्या हो जाएगा? कमल। ठीक है, हमने जोड़ा ना प्लस का प्लस ला, क्या हो गया? नकल। ठीक है, अब अंग्रेजी में सीख लेते हैं, जैसे A प्लस P, फिर P,
एल प्लस ई, ए डबल पी और एल, तो क्या होगा एप्पल। एप्पल, एप्पल मीन्स क्या होता है सेब। ऐसे फिर सीखा होगा बी प्लस आई प्लस आर प्लस डी, तो क्या होगा बर्ड। बर्ड मीन्स क्या होता है चिड़िया या पक्षी बोल सकते हैं, क्या पक्षी, सही है। ठीक है, तो ये क्या अक्षर के योग से क्या बन जाता है शब्द बन जाता है। क्या बन जाता है शब्द। तो हम कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है अक्षर, और अक्षर के योग से क्या बनता है शब्द बनता है। क्या बनता है अक्षर के योग से शब्द बनता है। ठीक है, चलो आइए स्टार्ट करते हैं। अब शब्द के योग से क्या बनेगा वाक्य बनेगा। क्या बनेगा वाक्य, लेकिन इसमें एक शर्त होगी। क्या होगी शर्त, सब शब्दों का योग वाक्य नहीं कहलाता है। आप कहेंगे वाक्य से कहते हैं तो शब्दों का समूह वाक्य नहीं, कि शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ स्पष्ट हो। शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ स्पष्ट होता हो उसे हम क्या कहते हैं वाक्य कहते हैं। जैसे कहने का मतलब है, जैसे बहे, शब्दों का ऐसा समूह, शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ स्पष्ट होता हो उसे हम वाक्य कहते हैं। कि शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ स्पष्ट होता हो, शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ स्पष्ट होता हो उसे हम क्या कहते हैं वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं वाक्य कहते हैं। जैसे वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है। अब देखो शब्दों का समूह तो है, अब इसमें चेंज कर दें, हम वह की जगह पे जाता ले आएँ और जाता की जगह पे वह पहुंचा दें, तो क्या ये वाक्य रहेगा, नहीं वाक्य रहेगा। तो हम कहते हैं कि शब्दों का समूह वाक्य नहीं होता है। शब्दों का ऐसा समूह हो जिसका कोई अर्थ स्पष्ट होता हो उसे हम क्या कहते हैं वाक्य कहते हैं। कि शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ स्पष्ट होता हो उसे हम क्या कहते हैं वाक्य कहते हैं। ठीक है, अब वह स्कूल जाता है, अब इंग्लिश में बनाना होता है ही गोज टू स्कूल। ठीक है, अब हम समझेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य के भाग। कि वाक्य मुख्यतः क्या भाग होते हैं, तो वाक्य मुख्यतः दो भाग होते हैं। एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। और कर्ता के विषय में, मतलब सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ भी कहा गया है उसे हम क्या कहते हैं प्रेडिकेट कहते हैं। तो आइए समझते हैं। जैसे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सॉरी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, हिंदी में बोलेंगे वाक्यों के भाग, वाक्य के भाग, वाक्य के भाग। तो वाक्य के मुख्यतः क्या भाग होते हैं दो, एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है प्रेडिकेट। जैसे हमने लिख दिया सब्जेक्ट और एक होता है क्या प्रेडिकेट। इसे कहते हैं कर्ता और इसे कहते हैं विधेय। जैसे एक वाक्य लिखे हमने, जैसे तुम खाना खाते हो, यू ईट द फूड। तुम खाना खाते हो, यू ईट द फूड। तो ये यू जो है वो क्या है तुम्हारा, वो सब्जेक्ट है। क्या है, सब्जेक्ट है। और बाकी जो इधर का तुम्हारा बच गया वो क्या है, प्रेडिकेट है। क्या, प्रेडिकेट है। तो जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे हम क्या कहते हैं सब्जेक्ट, और कर्ता के विषय में जो कुछ भी कहा गया है उसे हम कहते हैं प्रेडिकेट। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, तो मैं क्या है, सब्जेक्ट, बाकी सब प्रेडिकेट। तुम खाना खाते हो, तो तुम क्या है, सब्जेक्ट, बाकी सब प्रेडिकेट। बच्चा दूध पीता है, बच्चा क्या है, सब्जेक्ट, बाकी सब प्रेडिकेट। तो उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा। फिर होता है काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के प्रकार। तो वाक्य के मुख्यतः क्या प्रकार होते हैं, 5। कौन कौन से, एक होता है असर्टिव सेंटेंस। कौन सा होता है, असर्टिव सेंटेंस। अभी क्या है कि हम आपको एक मोटा मोटी आपके दिमाग में एक
लाइन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, एक इमेज क्रिएट कर रहे हैं किसकी, ग्रामर की, ठीक है। हल्के हल्के हम क्या करेंगे, आपको चैप्टर वाइज पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने व्याकरण की परिभाषा जानी कि व्याकरण किसे कहते हैं, कि किसी भी व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण वह विद्या है जिसके माध्यम से किसी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना, बोलना आदि सीखा जाता है। फिर हमने भाषा को जाना, भाषा किसे कहते हैं, भावों एवं विचारों को व्यक्त करने की कला को भाषा कहते हैं। फिर हमने भाषा की सबसे छोटी इकाई को जाना, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, अक्षर। उसके बाद हमने शब्द को जाना, अक्षर के युक्त क्या बनता है, शब्द। शब्द के बाद हमने क्या, वाक्य को जाना, वाक्य किसे कहते हैं, शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ स्पष्ट होता हो उसे हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। फिर हमने वाक्य के भाग को जाना, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। वाक्य के दो भाग होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे सब्जेक्ट कहते हैं, और कर्ता के विषय में जो कुछ भी कहा गया है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। ठीक, इसके बाद में आता है काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य के प्रकार। तो वाक्य मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। एक होता है असर्टिव सेंटेंस, जिसमें आपके 2 प्रकार के सेंटेंस शामिल होते हैं। एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, एक होता है नेगेटिव सेंटेंस। उसके बाद में आता है एक आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद में एक आपका आता है इंपरेटिव सेंटेंस। उसके बाद में आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और उसके बाद में आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। जब आप सेंटेंस को समझ जाते हैं, सेंटेंस के योग से क्या बनता है, पैराग्राफ बनता है। क्या बनता है, पैराग्राफ। जैसे आपने किताबों में पढ़ा होगा, ठीक है, कि सर बोलते होंगे यहाँ से यहाँ तक आपको पढ़ के आना है, तो वो क्या हो गया, आपका पैराग्राफ हो गया। और पैराग्राफ के बाद में क्या आता है आपका, आपकी कहानी या उपन्यास या जो भी बन जाए आपका, ठीक है। उसके बाद में आपकी एक मोटी किताब आपको थमा दी जाती है और कहते हैं ये आपकी क्या भाषा है, या हिंदी की भाषा है या अंग्रेजी की भाषा है, ठीक है। तो उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे जब हम आपको पढ़ाएंगे तो स्टार्ट करेंगे बिल्कुल जीरो से। हम आपको पढ़ाएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है शब्द भेद, जिसमें आपको एक क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाएंगे, जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। अच्छे से प्रत्येक को डिफाइन करेंगे और साथ ही साथ आपको ऐसा पढ़ाएंगे कि याद होता चला जाएगा, ठीक है। तो बाकी हम आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।